हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट साइक्लोन बिपारजॉय एंड ये साइक्लोन कहाँ पे आया था, कैसे आया था और उसके पीछे क्या क्या रीजंस है, ओवरऑल ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे क्रिएट होते हैं और इनसे क्या क्या इम्पैक्ट होता है, इस पे सॉल्यूशंस क्या है, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर एक स्टेप को हम डिस्कस करेंगे। एंड जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है साइक्लोन रिलेटेड वो सारी आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द साइक्लोन बिपारजॉय, जो काफ़ी दिनों से न्यूज़ में रहा है, जो अरेबियन सी पे क्रिएट हुआ था और आज ही इसका कुछ एक लैंडफॉल हो चुका है। लैंडफॉल मतलब जब साइक्लोन सी या ओशन से आके कोई पर्टिकुलर लैंड को फर्स्ट टाइम आके हिट होता है तो उस रीजन को हम कहते हैं लैंडफॉल। जो कि लैंडफॉल कहाँ पे हो चुका है, प्लेसेस इन द न्यूज़ में भी आ सकता है, और वो हो चुका है अब्दासा तालुका के पास, कच्छ डिस्ट्रिक्ट के पास जखाऊ नाम से एक पोर्ट है, वहाँ पे जखाऊ पोर्ट के पास इसका लैंडफॉल रिसेंटली हो चुका है। इवन मांडवी वगैरह एरियाज में भी ये काफ़ी हिट हो चुका था और उससे काफ़ी नुकसान यहाँ पे हुआ। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जखाऊ आपको याद रखना है। टेक्निकल डेफिनेशन अगर इसकी देखें लैंडफॉल की, तो वो ये हो सकती है कि व्हेन द आई ऑफ द साइक्लोन हिट्स टू पर्टिकुलर लैंड पार्ट, मतलब आई ऑफ द साइक्लोन जब पहली बार कोई लैंड पार्ट को हिट होता है, सो उस रीजन को हम लैंडफॉल रीजन बोल सकते हैं। तो काफ़ी सारी न्यूज़ आप अभी देख रहे हो इस बिपारजॉय के बारे में या ओवरऑल साइक्लोन के बारे में, तो उसमें ज़्यादा भी टाइम ना वेस्ट करें। उससे अच्छा है कि अभी हमारा जो सेशन होगा वो कम्प्लीटली एक यूपीएससी या अदर एग्जामिनेशंस के अप्रोच से ही होगा, तो उसको आप थोड़ा सा फॉलो करो, एंड तक देखो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। एंड आपको लगता है कि इसके नोट्स हमें रिवीजन के लिए चाहिए, तो देन यू कैन डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम द चैनल सुमित सर नोट, जहाँ पे हमारा चैनल है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में इस पे कोई काइंड ऑफ क्वेश्चन आया था क्या ट्रॉपिकल साइक्लोन पे? तो यस, थोड़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिसेंट में अगर देखा जाए तो 2020 में ही क्वेश्चन आया था, और जिसमें इस प्रकार के कुछ स्टेटमेंट्स थे, आप पढ़ सकते हो। तो जिसमें सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन अगर हम देखें, ऑन ओनली सम साइक्लोन डेवलप एन आई, ऐसा एक स्टेटमेंट था, और द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ द साइक्लोन, मतलब आपको थोड़ी डिटेल कंसेप्चुअल जानकारी भी इस बारे में होनी चाहिए। एनीवेज, इसका जो आंसर था तो टू ओनली आंसर था, बिकॉज जेट स्ट्रीम दोनों हेमिस्फीयर में ऑकर होता है, तो इसलिए वो फर्स्ट रॉन्ग है। एंड जितना आप सेंटर की तरफ जाओगे साइक्लोन के, तो ऑब्वियसली लो प्रेशर आपको मिलता है और हाई टेम्परेचर मिलता है, जो कि यहाँ पे दिया है कि लेस, तो टेम्परेचर लेस है, उल्टा ज़्यादा होता है, इसलिए तो इतना साइक्लोनिक सर्कुलेशन क्रिएट होता है, राइट। देन आफ्टर दैट मेंस में क्या इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था रिसेंटली? यस, 2021 के मेंस में अगर आप देखोगे तो डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग फॉर साइक्लोन प्रोन एरियाज, मतलब कलर कोडिंग आईएमडी के द्वारा कैसे किया गया है, कि जिसमें हम कहते हैं रेड अलर्ट, देन ऑरेंज अलर्ट, सो ग्रीन अलर्ट। तो ये एग्जैक्टली अलर्ट्स क्या होते हैं उस बारे में ये करंट अफेयर्स था, मतलब आपको थोड़ा करंट अफेयर्स की जानकारी भी होनी चाहिए कि रिसेंटली कोई न्यू सिस्टम आईएमडी लेके आया है, तो वो सिस्टम क्या है, वॉट एवर इट में भी। तो हम इसको भी आज देखेंगे। बेसिकली ओवरऑल इस ट्रॉपिकल साइक्लोन के टॉपिक को हम कैसे देखें, या कैसे भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसकी बेसिक नीड्स क्या होती है, मतलब आपको आंसर किस तरीके से लिखना होता है मेंस में। तो वो होगा कि आपको इधर इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि कोई रिपोर्ट है कि जिसके अकॉर्डिंग हम इसको बता सकते हैं कि साइक्लोन कैसे चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट कैसा हो रहा है, एनालिसिस कैसे हो रहा है। तो इंट्रोडक्शन में हम इधर डेफिनेशन तो बिल्कुल पहले ही लिखेंगे, और आगे हम डेफिनेशन भी डिस्कस करने वाले हैं। मैं जिस फॉर्मेट आपको पहले बताता हूँ, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में एक डेफिनेशन लिखनी होती है कि हाँ, इसका मतलब है साइक्लोन एक्सेट्रा। फिर उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स के द्वारा आप बता सकते हो कि साइक्लोन कैसे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट यहाँ पे होता है, दैट्स वाई। देन मैकेनिज्म आपको अगर पूछा एग्जाम में, तो मैकेनिज्म भी आपको बताना पड़ेगा कि साइक्लोन बनते कैसे हैं, उसके बनने के कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। देन उसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड लेवल पे कैसा है, या इंडिया में कहाँ पे साइक्लोन हिट होता है, जैसे ईस्ट कोस्ट पे ज़्यादा हिट होता है, वेस्ट पे क्यों नहीं होता है ना, मतलब वो सारे रीजन्स आप कॉजेस भी बता सकते हो और रीजन डिस्ट्रीब्यूशन भी बता सकते हो कि वर्ल्ड में सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में ही यहाँ पे इतने इंटेंस साइक्लोन क्यों बनते हैं। सो उस रीजन को आपको दिखाना पड़ेगा फर्स्ट। देन वल्नरेबिलिटी क्या है, मतलब कौन से वल्नरेबल रीजन से, जैसे अभी मैंने बताया कि इंडिया की ईस्ट कोस्ट ज़्यादा वल्नरेबल है साइक्लोन को लेके। वैसे ही वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ट्रॉपिकल एरियाज के ईस्ट कोस्ट ज़्यादा वल्नरेबल है। ईस्ट कोस्ट यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ हमेशा, राइट।
तो वो क्यों है, क्या है, वो सब हम आगे देखेंगे, बट यू शुड नो दैट। देन रिसेंट एग्जाम्पल्स हमें इंडिया एंड वर्ल्ड के पता होने चाहिए, एटलीस्ट 1 से 2 साल के एग्जाम्पल्स, आप जिस साल भी अटेम्प्ट देने जा रहे हो उसके अराउंड 1-2 साल के आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। देन उसके इम्पैक्ट क्या हुए थे, मतलब कोई बहुत ही सीवियर था, जैसे इस साल वैसे बहुत सारे साइक्लोन आके गए, बट जैसे फ्रेडी नाम से एक साइक्लोन था, ओके, या अभी का बिपारजॉय होगा, या इसके पहले एक मोका नाम से आके गया था, राइट। तो इन साइक्लोन का क्या इम्पैक्ट रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, एनवायरमेंट हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो आपको इम्पैक्ट लिखना पड़ेगा बॉडी पार्ट में, डायग्राम के बाद या एग्जाम्पल्स के बाद, राइट। फिर उसके रिलेटेड रिस्पॉन्स क्या किया था गवर्नमेंट ने, चाहे वो नेशनल लेवल हो या इंटरनेशनल लेवल हो, जो कि इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा, मिड टर्म होगा, या लॉन्ग टर्म हम इसको एज अ मिटिगेशन कैसे देख रहे हैं, या आगे चल के इसके सोल्यूशन हम कैसे दे सकते हैं। उसके रिलेटेड इनिशिएटिव जो हो गए, तो कोशिश करो कि आप इंटरनेशनल लेवल पे इनिशिएटिव्स क्या है, सेंटर लेवल पे क्या है, स्टेट लेवल पे क्या है, लोकल लेवल पे भी हम कुछ एफर्ट्स ले सकते हैं क्या, ये सब हम आगे आने वाले सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। देन इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे भी अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो इसके रिलेटेड काम करती है, रेजिलियंस के लिए काम करती है, आपकी क्षमता बढ़ाने के लिए काम कर रही है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे फ्रेमवर्क, प्रोटोकॉल, टारगेट्स, है ना, ये सारा एक्सपेक्टेड यहाँ पे होगा। एंड फाइनली द कंक्लूजन, जो कि डेफिनेटली सबका बहुत अलग कंक्लूजन यहाँ पे निकल के आता है, बट आप इसमें डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो अगर आप प्रॉपर डिफरेंस बना सको तो, जिसमें फॉर एग्जांपल हम साइक्लोन को इमीडिएटली रोक तो नहीं सकते, बट एटलीस्ट उससे रेजिलियंस क्रिएट कर सकते हैं, क्षमता बढ़ा सकते हैं, कोपिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। तो नेचुरल डिजास्टर्स को हम रोक नहीं सकते, बट एटलीस्ट इससे एक क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल अगर ये टॉपिक हम देखें तो तीन चीज़ों से, 3 सब्जेक्ट से कनेक्ट करता है। तो वह रहेगा, ज्योग्राफी भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी रहेगा, क्योंकि हमें मैकेनिज्म समझना है तो ज्योग्राफी में ये टॉपिक को समझना होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट आज की डेट में यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि यूपीएससी कोशिश करेगी कि कंसेप्चुअल स्टैटिक को आप किस तरीके से अप्लाई कर पाते हो। अप्लाइड नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेम्प्रेरी इशूज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी क्या चल रहा है, अभी क्या इशूज़ है। एंड उसके बाद एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑल्सो, क्योंकि साइक्लोन अगर देखा जाए तो डेफिनेटली इसके एनवायरमेंट थोड़ा सा यहाँ पे इंटरलिंक करेगा रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर राइज ऑफ ओशन एंड सी सर्फेस। एनीवेज, नाउ आई होप सबको एक कोर आइडिया मिल चुका है कि अगर हम साइक्लोन को पढ़ते हैं तो हमें किन किन पॉइंट्स को पढ़ना चाहिए। ओके, इंट्रोडक्शन होगा, मैकेनिज्म उसका कैसा है, कैसे बनता है, वल्नरेबिलिटी क्या है, रिसेंट एग्जांपल्स क्या है, इम्पैक्ट कैसे होता है, उस पर रिस्पॉन्स हम कैसे करते हैं, चाहे वो इमीडिएट हो, इंटरमीडिएट हो, या फिर लॉन्ग टर्म हम इस पर क्या सोल्यूशन या रिस्पॉन्स करते हैं। मिटिगेशन भी हमें पता होना चाहिए, इंटरनेशनल नेशनल एफर्ट्स पता होने चाहिए, एंड फाइनल द कंक्लूजन। ओके, सो यही फॉर्मेट रहेगा अगर आप मेंस आंसर राइटिंग की बात करो तो। देन लेट्स कम टू अगेन अवर साइक्लोन पॉइंट की, जो आज यहाँ पे हिट हो चुका है सो कच्छ के रीजन में। और ये बिपारजॉय वगैरह जो नाम दिया गया है, काफ़ी लोगों को ये भी क्यूरियोसिटी होती है कि ये नाम कैसे दिए जाते हैं, तो वो भी हम आगे देखेंगे। तो इसका मीनिंग, ये नाम जो दिया गया था बांग्लादेश को था, एंड इट इज़ मीनिंग एज कैलेमिटी या डिजास्टर। इसको इन बंगाली बिपारजॉय मतलब क्या है कि हाँ, संकट आ चुका है, डिजास्टर आ चुका है, कैलेमिटी आ चुकी है, ऐसा उसका एक मीनिंग होता है बिपारजॉय का, जिसको आप अभी देख चुके हो कि कल से इसमें जो एडवांसमेंट हमने देखे किस प्रकार से थे, और किस तरीके से ये एडवांस कर चुका था कि मतलब यहाँ पे लो प्रेशर डिप्रेशन इनिशियली अरेबियन सी में क्रिएट हुआ, और आसपास की देख रहे हो आपकी हाई प्रेशर की विंड्स पूरी इस लो प्रेशर की तरफ यस कॉन्सेंट्रिक हो रही थी, और उसके बाद ये देख रहे हैं हम कि किस प्रकार से ये साइक्लोन यस जाके लैंड की तरफ हिट हुआ एंड नॉर्थ ईस्ट की तरफ कंप्लीटली ट्रैवल कर रहा था। तो जो भी हाई प्रेशर के विंड से आसपास के सारी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, और उसके बाद ये जाके कैसे हिट हुआ हमने देखा है, एंड जो पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट होके यहाँ पे कच्छ पे जाके हिट हुआ। ओके, देन क्या अरेबियन सी में साइक्लोन वैसे भी देखो कम आते हैं, क्यों कम आते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं, बट बहुत रेयर एग्जाम्पल्स है, जैसे क्यार, महावायु, हिक्का, ऐसे कुछ साइक्लोन्स अरेबियन सी में देखे गए थे 19 में। निसर्ग नाम से देखा गया था 2020 में, जो कि जून मंथ में ही आया था। देन टॉक्टेई गुलाब नाम से कुछ साइक्लोन थे 21 में, और 23 में अभी जो आ चुका है बिपारजॉय। लास्ट ईयर एज 22 में ऐसा कोई साइक्लोन इतना सीवियर देखा नहीं गया, बट हाँ, निसर्ग एंड टॉक्टेई 20-21 में थे, और इस बार 23 में बिपारजॉय देखा गया है। जो आप देख सकते हो कि 2020 के मई मंथ में निसर्ग यहाँ पे हिट हुआ था, एंड यस मई में ही अगर आप देखोगे तो टॉक्टे भी यहाँ पे हिट हुआ था। तो देख लेना, मतलब मई, और बेसिकली ये जून
ही स्टार्ट हुआ था, मतलब May 31 की बात है, बट उसके बाद ये हिट होने तक तो जून हुआ था। तो ऐसा भी आप इंस्टेंस देख सकते हो कि अरेबियन सी में सच में कम आते हैं। तो देख लो आप, एक न्यूज़ थी यहाँ पे, तो निसर्ग फर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन सिंस 1891 दैट में हिट द महाराष्ट्र कोस्ट ड्यूरिंग द जून, मतलब जून में हिट नहीं होता है यूजुअली यहाँ पे, बट लगभग 1891 के बाद जाके कोई जून में कोई साइक्लोन यहाँ पे क्रिएट भी हुआ और हिट भी हुआ, जो कि डेफिनेटली हमारे मॉनसून पे भी इम्पैक्ट कर सकता है। एनीवेज देन टॉक्टी आया, फिर वो अराउंड मई के मंथ में आया था 2021 में, और 22 में ऐसा सच कोई देखा नहीं गया, बट 23 में अभी हम इसको बोल सकते हैं। क्या 2023 में क्या बिपरजॉय अभी पहला साइक्लोन है? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसे बहुत साइक्लोन अभी तक क्रिएट हो चुके हैं ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में। और उसमें से अगर आप देखोगे, मावर नाम से एक था कि जो बहुत ही इंटेंसिटी वाइज अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी देखी गई है 280 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा भी। उसके बाद सबसे अगर डेडलीस्ट अभी तक का 2023 का कोई होगा तो फ्रेडी नाम से एक साइक्लोन था, जो इंडियन ओशन में क्रिएट होके मालावी, मोजाम्बिक, मादागास्कर, मतलब अफ्रीका के ईस्ट पार्ट पे जाके ये हिट हुआ था। तो फ्रेडी को ज़रूर याद रखें, जो सबसे डेडलीस्ट था, 1400-1500 से ज़्यादा भी यहाँ पे डेथ हुई। देन गैब्रियल नाम से भी एक आया था न्यूजीलैंड में, जो इकोनॉमिकली अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किया है तो गैब्रियल ने किया था। मतलब ये 23 के एग्जाम्पल है। और हमारे इंडिया में के आसपास या बे ऑफ बंगाल में देखोगे तो फिर मोका नाम से था कि जो यस ठीक है, मतलब इंडिया के पास हिट नहीं हुआ, बट वो जाके बाद में आप देखोगे तो बांग्लादेश एंड म्यांमार में इसका लैंडफॉल हुआ था। तो दैट इज़ मोका, जिसका नाम येमेन ने वगैरह दिया था, राइट। तो ये सारी हम चीज़ें देख रहे हैं कि नाम बहुत सारी यहाँ पे अलग अलग दिख रहे हैं। इस बार साइक्लोन भी देखे गए हैं बहुत सारे। तो ये नेमिंग कौन करता है? तो बेसिकली 2000 पहले तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ही करता था, बट उसके बाद इन्होंने ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी अलग अलग कंट्रीज में। तो वो ऐसे था कि WMO एस्कैप नाम से, मतलब यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, और WMO ये मिलके यहाँ पे इन्होंने एक डिविजन्स बनाए कि डिफरेंट RSMCs वगैरह होते हैं, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स होता है, या WMO एंड एस्कैप प्लस IMD, मतलब IMD को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि इंडियन ओशन रीजन में जो भी नाम होंगे तो वो आप दे सकते हो। पर इंडिया ने भी होगा या बाकी IMD के रीजन्स या फिर ओवरऑल बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन में जो भी साइक्लोन क्रिएट हो, जहाँ जहाँ हिट होते, तो इंडिया ने भी ये कोशिश करी कि बाकी सब ये कंट्रीज इसको नाम दे दें। तो इनिशियली ऐसा था कि 8 कंट्रीज़ में ये काम बटा था, जिसमें आप देख सकते हो कि बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, राइट। तो ये सारी कंट्रीज थे जिसमें आप ये लिस्ट देख सकते हो, जिसको आप बिट्स फॉर्म ऐसे भी कुछ सीक्वेंस करके याद रख सकते हो। ओमान, पाकिस्तान, इंडिया, मतलब ये सब इंडिया के आसपास के यही रीजन है, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। बट उसके बाद ये जब लिस्ट ख़त्म होती है अराउंड 2020 के पास, तो उसके बाद और कुछ कंट्रीज़ को ऐड करके अब ये लिस्ट हो चुकी है 13 के आसपास। ओके, मतलब अभी 13 कंट्रीज़ यहाँ पे कुछ नाम देंगे। तो 2018 में मतलब ये 5 मोर कंट्रीज़ ऐड किए थे, बट 2020 के आसपास जो पहली लिस्ट थी वो ख़त्म हुई थी। तो उसके बाद फिर ये काम बाद में ईरान, कतर, सऊदी, ये कंट्रीज़ को भी बढ़ाया गया। तो अभी टोटल 13 कंट्रीज़ है कि जो इंडियन ओशन रीजन हो या बे ऑफ बंगाल हो या अरेबियन सी, यहाँ पे जो भी साइक्लोन क्रिएट हो गए और साउथ एशिया की तरफ हिट हो गए तो उनको नाम देंगे। देन आफ्टर दैट ईच कंट्री सेंड्स देयर सजेशन टू WMO एस्कैप, जो मैंने अभी बताया आपको, ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स PTC फाइनलाइज द लिस्ट ऑफ नेम ऑफ द साइक्लोन, मतलब वो फाइनलाइज करेंगे। और जैसे हमने देखा ये 13 कंट्रीज एक बार फिर से देख लो, ईरान है इसमें, कतार है, देन पाकिस्तान है, UAE है, सऊदी अरेबिया है, इसमें से सऊदी, UAE, कतार, ये सारे अभी रिसेंटली ऐड हो चुके हैं। और यमन देखो, ओमान है, देन इंडिया तो है ही डोमिनेंटली यहाँ पे, एंड देन मालदीव्स है, श्रीलंका होगा, बांग्लादेश, बर्मा एंड थाईलैंड ऑल्सो, है ना। तो थाईलैंड भी यहाँ पे डेफिनेटली नेमिंग करता है, क्योंकि काफ़ी सारे साइक्लोन कभी कभार बहुत ज़्यादा ईस्ट की तरफ होने के बाद इधर भी हिट हो सकते हैं थाईलैंड के रीजन्स में। उसके बाद IMD इज, वैसे तो IMD का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर वन ऑफ द 6 RSMC, मतलब जो रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स होते हैं उसमें से हम एक पार्ट है, जिसका हेडक्वार्टर अगर देखा जाए तो न्यू दिल्ली में आता है, जो कि हमारी नेमिंग अथॉरिटी ऑफ IMD जो है RSMC न्यू दिल्ली के यहाँ पे आती है, जो इन गाइडलाइंस को फॉलो करती है। अब गाइडलाइंस क्या है, मतलब नाम कैसे देने चाहिए और नाम देने के लिए कुछ गाइडलाइंस है क्या? बिल्कुल है, मतलब वो यूजुअली फॉलो करने ही चाहिए।
एक हाथ दूसरा इधर उधर हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द ये गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं, तभी जाके वो नाम अप्रूव हो जाता है। तो सबसे पहले तो वो प्रपोज जो भी नाम है आपका न्यूट्रल होना चाहिए, चाहे पॉलिटिकली या पॉलिटिकल फिगर्स के द्वारा हो, रिलीजियस बिलीव्स हो या कल्चरल हो, तो इसमें न्यूट्रल होना चाहिए, किसी रिलीजन को हार्म ना करे, डज नॉट हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ एनी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ओवर द ग्लोब, शुड नॉट बी वेरी रूड एंड क्रूएल इन नेचर, मतलब बहुत ज़्यादा रूड वर्ड या काइंड ऑफ गाली वाली जैसे ना हो, सिंपली अगर बताया जाए तो। शॉर्ट हो, इजी टू प्रोनाउंस हो, कोशिश हो कि यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ उसकी 8 लेटर्स तक ही हो, एंड मोस्टली ये फॉलो की जाती है, ओनली 1 और 2 एक्सेप्शन मिलेंगे, मैं आगे बताता हूँ। उसके बाद इसका गूगल पे अगर आप देखोगे तो प्रोवाइड करना पड़ेगा प्रोनाउंसिएशन एंड वॉइस ओवर वगैरह जो होता है। उसके बाद जो भी आप नाम यहाँ पे सजेस्ट करने वाले हो वो रिपीट नहीं होना चाहिए, एक बार यूज़ किया तो बात ख़त्म, उसके बाद वो फिर से यूज़ नहीं किया जा सकता है, जो भी आप वर्ड देने वाले हो। तो इस प्रकार से देखो, पहली बार ये 2004 में कुछ लिस्ट स्टार्ट हो चुकी थी, जैसे आप देख सकते हो अल्फ़ाबेटिकली सबका नंबर आता है, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, लाइक दिस। तब सभी कंट्रीज़ ने 8 कंट्रीज़ ने मिलकर 8 नाम दिए थे, तो टोटल 64 नाम 2004 में शुरुआत हो गई, समझ लो 2020 तक चले, मतलब 16 साल तक ये चला था लगभग। और उसके बाद जब लिस्ट खत्म हो जाती है 2020 में, तो अब न्यू लिस्ट बनाई जाती है, और कुछ और भी कंट्रीज़ हमने देखा ऐड हो गए, मतलब 13 कंट्रीज़ हो गए, और 13 नाम सबको देने थे, मतलब टोटल हो गया 169 नेम्स। तो सभी ने अभी 169 नेम लगभग दे चुके हैं, और हमने देखा 2020 में निसर्ग साइक्लोन जो अरेबियन सी में क्रिएट हुआ था, तो वो पहला साइक्लोन हम बोल सकते हैं इस लिस्ट का। गॉट इट एवरीवन। उसके बाद देखो अलग अलग गति, नीवर, ब्यूरेवी, टॉकटेई, है ना, ऐसे सारे नाम, टॉकटेई जैसे हमने देखा अरेबियन सी में हिट हुआ था, याज, गुलाब, शाहीन वगैरह, ये सारे चलते रहे। फिर अभी रिसेंटली हमने देखा है कि 2023 में मोका बे ऑफ बंगाल में हिट हुआ, और मतलब क्रिएट हुआ, और म्यांमार में हिट हुआ था, राइट। इससे भी काफ़ी सारा 500 प्लस इससे भी डेथ हुई थी, तो वो भी ज़रूर देखें। मोका यमेन में एक प्लेस आता है, एक सिटी है जो कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए काफ़ी फेमस है। उसके बाद अभी इस अगेन दूसरी लिस्ट अभी स्टार्ट हो चुकी है, दूसरी लिस्ट का ये पहला साइक्लोन हम बोल सकते हैं बिपार जो है, जो कि नाम दिया है बांग्लादेश ने। अभी इसके बाद अगर कोई साइक्लोन आता है तो उसका नाम अगेन इंडिया वाला रहेगा, तेज नाम होगा उसका, राइट। तो ऐसे ही ये लिस्ट आगे चलती रहेगी, तो आप इसके बाद इस लिस्ट को फॉलो करो, ज़रूर देखना ये लिस्ट को, और आगे इसको कंटिन्यू होते रहेगी, राइट। और ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगी, आपका काम बन जाएगा तब तक, राइट। ठीक है, तो देखो, तो फाइनली अगेन अब आते हैं नेमिंग वगैरह, सबको समझ गया कि क्या क्राइटेरियाज है, कौन करता है नेमिंग। WMO, SCAP है ना, ये 2 वर्ड याद रखो। RSMC इन द केस ऑफ IMD का जो एक मेन सेंटर है वो भी कितना बड़ा रोल प्ले करता है, दैट यू गॉट टू नो दैट। देन नाउ इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि हाँ सर, एक प्रॉपर एक आंसर ही हमें चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है, जिसको हम हिंदी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। तो बेसिकली ये साइक्लोन जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, और इसका लिटरली मीनिंग होता है कि कॉइलिंग ऑफ स्नेक्स, जैसे स्नेक खुद को राउंड कर लेता है, उस फीचर को साइक्लोस कहते हैं ग्रीक वर्ड में। तो उसी प्रकार का ये फीचर, इसलिए इसको नाम दिया गया है साइक्लोन, राइट। हिंदी में हम इसको चक्रवात कह सकते हैं, जो कि एक इंटेंस लो प्रेशर, जो सी सरफेस है या ओशन सरफेस है, उसका इंटेंस हीटिंग होने की वजह से बहुत इंटेंसिफाइड, जब लो प्रेशर, कम दबाव का जो पट्टा क्रिएट होता है, तो उस वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक लो प्रेशर क्रिएट होगा, और बहुत सारे बाकी हाई प्रेशर उच्च दाब की जो विंड्स है वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक होंगे, और इतने फास्टर कॉन्सेंट्रिक होंगे कि जिस वजह से ये कॉइलिंग काइंड ऑफ फीचर आपको देखने को मिलेगा, राइट। और इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वो हम आगे देखने वाले हैं, बट फाइनली एक वर्ड आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है डेफिनेशन में, डीप लो प्रेशर एरिया बहुत ज़रूरी है। इंटेंसिफाइड लो प्रेशर होना, क्रिएट होना ज़रूरी है, और जिसके लिए चाहिए हाई टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर आपको कहाँ मिलता है, ट्रॉपिकल, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ, है ना, यही रीजन में मिल सकता है। इसलिए विद इन ट्रॉपिकल एरिया, मतलब जो लो प्रेशर की वजह से क्रिएट होते हैं वो ट्रॉपिकल एरिया में ही साइक्लोन क्रिएट होते हैं। बाकी मिडिल लैटिट्यूड, हाई लैटिट्यूड, मतलब 30 डिग्री के बाद क्या साइक्लोन क्रिएट होते हैं, यस होते हैं, वो भी होते हैं, बट वो डिफरेंट प्रकार के साइक्लोन होते हैं, वो टेम्परेट साइक्लोन होता है। उसमें एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन उसको कहा जाता है, या वेव साइक्लोन कहा जाता है, फ्रंटल साइक्लोन, वो थोड़े अलग होते हैं, वो ड्यू टू हाई प्रेशर कंडीशंस वगैरह क्रिएट होते हैं। वहाँ पे हाई प्रेशर थोड़ा डोमिनेंट, मतलब कूल होने की वजह से हाई प्रेशर वगैरह डोमिनेंट होता है। जहाँ पे टेम्परेचर हाई है तो वहाँ पे लो प्रेशर डोमिनेंट होगा, लो प्रेशर की वजह से बनेगा।
और ये डिजास्टर्स अगर देखे जाए तो ट्रॉपिकल के ज़्यादा होते हैं, है ना कि टेम्परेट के। एनीवेज, कभी टेम्परेट हम बाद में देखेंगे। लेट्स कम बैक टू अगेन ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो कितनी ज़्यादा स्पीड ऐसे क्रिएट होती है, इतना कौन सा इंटेंसिफाइड लो प्रेशर क्रिएट होता है कि जिसको हम इतना डिजास्टर्स मानते हैं। तो साइक्लोन किसको कहे, मतलब कितने स्पीड वाले को कहे, ऐसे किसी को भी तो नहीं कह सकते, राइट। तो जब विंड स्पीड 119 किलोमीटर पर आवर से अगर ज़्यादा जाती है, मतलब थोड़ा समझने के लिए मैं 120 लेता हूँ, 120 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा अगर स्पीड होगी तो मैं इसको साइक्लोन कहना शुरू करूँगा। अंडरस्टूड। मतलब जो सी के ऊपर या ओशन के ऊपर जो लो प्रेशर कंडीशंस क्रिएट हुए उसकी जो स्पीड है, तो वो अगर 120 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होगी तो मैं इसको साइक्लोन कहूँगा। और उसकी वैरायटी होगी, कैटेगराइजेशन होगा, क्या तुरंत वो बहुत डेंजरस नहीं होता है, बट हाँ मिनिमल डैमेज कर सकता है। मॉडरेट डैमेज 150 टू 170, 180 टू 200, एक्सटेंसिव होगा, एक्सट्रीम मतलब 200 टू 250 लाइक दिस। बट जनरली जब 220 किलोमीटर पर आवर से इसकी ज़्यादा स्पीड होती है तो उसको कहते हैं सुपर साइक्लोन। इसको क्या कहते हैं, सुपर साइक्लोन, जो कि सबसे डेंजरस हो सकते हैं, कैटास्ट्रोफिक हो सकते हैं, उससे नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, राइट। सो इस प्रकार की इसके स्पीड के अकॉर्डिंगली हम इसको बोल सकते हैं। बट फाइनली एक चीज़ तो हमें याद रखनी है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जो विंड जाती है वही है। मतलब यहाँ पे डिफरेंसेस बिटवीन प्रेशर बेल्ट काफ़ी ज़रूरी है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा सी सरफेस का, उतना वो लो प्रेशर स्ट्रांग होगा, उतनी वो अट्रैक्ट करेगा हाई प्रेशर के विंड्स को अपनी तरफ फास्ट से। जितना डिफरेंस हाई प्रेशर और लो प्रेशर में ज़्यादा, तो उतना वो ग्रेडियंट ज़्यादा, उतना स्लोप ज़्यादा, उतनी स्पीड उसकी तरफ जाने की ज़्यादा, और उतनी जितनी स्पीड ज़्यादा यू नो दैट फिर डैमेजेस भी ज़्यादा हो सकता है, राइट। सो जो भी साइक्लोन इसी वजह से आप देख सकते हो क्रिएट होते हैं, तो वो ट्रॉपिकल रीजन में, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है। जो साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं देखो, वो शायद यहाँ मतलब अलग अलग नाम है सब जगह पे, सब जगह पे उसको अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमारे इंडिया या इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन में देखोगे तो सिंपली इसको साइक्लोन हम कहते हैं, या हिंदी में चक्रवात कहते हैं। जापान होगा या फिर फिलीपीन से इंडोनेशिया है, यहाँ पे हम इसको टाइफून कहते हैं। देन ऑस्ट्रेलिया में नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो हिट होता है तो उसको हम विली विली कहते हैं। देन हरिकेन इसको कहा जाता है इन यूएसए पार्ट, यूएसए के या मेक्सिको, गल्फ ऑफ मेक्सिको, यहाँ पे जब हिट होता है तो हरिकेन, या फिर थोड़ा मेक्सिको के वेस्ट में जाओगे तो इसको बिग विंड भी कहा जाता है। कुछ साइक्लोन्स इस रीजन में फॉर्म होते हुए नहीं दिख रहे, बिकॉज देखो अराउंड 20 टू 30 डिग्री यहाँ पे ईस्ट कोस्ट पे साइक्लोन हिट होते हुए हमें दिख रहे हैं। बट यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है फिर वो, राइट। साउथ अटलांटिक होगा या फिर साउथ ईस्ट ऑफ पैसिफिक होगा, मतलब जहाँ पे पेरू चिली का पार्ट आता है वहाँ पे, राइट। तो ये सारा हम आगे डिस्कस करेंगे, और इसी बेस पे एक क्वेश्चन भी था प्रीलिम्स में, तो इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेशंस में। तो इसलिए आपको समझना होगा पहले कि क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है कि जिस वजह से ये साइक्लोन इधर ही क्रिएट हो रहे हैं। इवन इनके पाथ अगर आप अच्छे से देखो तो जो भी हिट होते हैं तो मैक्सिमम ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट को हिट होता है, इधर सहारा में क्यों नहीं जा रहा है इधर क्रिएट होने के बाद, राइट। तो ये सारा आपको समझना पड़ेगा कि ऑल मोस्ट ऑफ द साइक्लोन जब क्रिएट होने के बाद 90 टू 95% ऑफ द साइक्लोन जो है तो वो वेस्ट की तरफ ही क्यों जा रहे हैं, ओके। और थोड़ा सा अगर वो ऊपर भी चले जाते हैं 30 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास, तो ये थोड़ा टर्न भी करते हुए दिख रहा है। देखो आप यहाँ पे, है ना, पहले तो वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, फिर से राइट को टर्न करते हैं अगर वो ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसा ये पैटर्न क्यों है, तो यू मस्ट हैव टू एनालाइज द पैटर्न एंड आउट ऑफ द बुक जाके चीज़ों को सोचो। तो देखते हैं क्या क्या कंडीशंस है वन बाय वन, जिसमें आपको पूरा नॉलेज आ जाएगा इस चीज़ का। पहला तो है लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर, या एक तो एरिया बहुत बड़ा चाहिए, मतलब सी या ओशन, यू नो दैट अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन ओशन, ये काफ़ी बड़े वाटर बॉडीज है, तो वाटर बॉडी लार्ज चाहिए, सी या ओशन ही चाहिए, वहाँ पे ये हो सकता है। एंड उसका सतह का जो तापमान है वो अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस से हमें ज़्यादा चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। तो वो जा सकता है 30 तक, 35 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। जैसे अम्फान आया था लास्ट ईयर, वो जो कि डेंजरस था, या अभी के भी बिपारजॉय के केस में देखो आप, तो अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देखा गया है सी सरफेस का। तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना इंटेंसिफाइड लो प्रेशर क्रिएट होगा, वही सबसे ज़रूरी है, तब जाके वो साइक्लोन क्रिएट होगा। देन कोरियोलिस फोर्स की जिस वजह से अगर आप देखोगे तो जो साइक्लोन में स्पाइरलिंग होता है ना, जो गोल गोल घूमना होता है साइक्लोन का, चक्रवात जो होता है, तो वो इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स एक्टिव है।
इसलिए जो सीधे तरीके से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड नहीं फ्लो होती है, वो राउंड अप हो जाती है, एक सर्कुलर मोशन क्रिएट करते हैं, एंड वो किस प्रकार से फिर रोटेट करते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर वो आगे देखेंगे हम। बट हाँ, कोरियोलिस फोर्स इज इंपॉर्टेंट टू फॉर्म द साइक्लोन। और ये इक्वेटर के पास कोरियोलिस फोर्स 0 होता है, दैट्स वाई देखो इक्वेटर के पास साइक्लोन नहीं बनता है, इवन वहाँ पे तो कितना स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर है। तो ये सारा हम आगे डिस्कस करेंगे। देन प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर, मतलब लो प्रेशर अगर पहले से ही थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है उस रीजन का, तो वहाँ पे डेफिनेटली लो प्रेशर और भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसको हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे कि बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन क्यों ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अरेबियन सी, उसमें हमें ये पॉइंट लग सकता है। देन अपर डाइवर्जेंस, मतलब पहले तो लो प्रेशर सरफेस पे बनेगा और वहाँ पे कन्वर्जेंस होगा, बट जैसे ये ऊपर विंड जाएंगे, मतलब विंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द विंड, देन ऊपर की तरफ इनका डाइवर्जेंस होता है, राइट। ये एक अपर डाइवर्जेंस कहा जाता है। जैसा आप इसमें देख सकते हो कि जितना टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ गया उतना लो प्रेशर क्रिएट हुआ, लो प्रेशर की तरफ हवा अट्रैक्ट हो रही है और उसके बाद ये हवा हल्की होकर ऊपर जा रही है, साथ में मॉइस्चर लेके जा रही है, और जितना मॉइस्चर ये ऊपर लेके जाएगी तो ऊपर जाएगी तो ऑब्वियसली टेम्परेचर कम होगा, अल्टीट्यूड इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीजेस, और ये बाद में क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह शुरू कर देगी, राइट, जिसमें क्यूमुलस प्लस निम्बस ऐसे दो क्लाउड्स बनते हैं, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बनते हैं, और जिससे थंडरिंग स्टॉर्म्स वगैरह क्रिएट हो जाते हैं। सो अब एक तो बात समझ में आ रही कि लो प्रेशर में हवा ऊपर जाने के बाद वो डाइवर्ज करना स्टार्ट करी, और बीच में जो एक जोन है वो थोड़ा सा काम जोन जैसा बन रहा है। जितना लो प्रेशर स्ट्रांग होगा उतनी विंड्स की स्पीड ज़्यादा होगी, उतना अपवर्ड मूवमेंट ज़्यादा होगा, उतना डाइवर्जेंस भी फास्ट होगा, और उतना ही साइक्लोन की स्पीड भी ज़्यादा होगी, ये भी ध्यान में रखें। देन टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट हमने देखा कि जितना डिफरेंसेस ज़्यादा हो गए प्रेशर बेल्ट्स में, हाई प्रेशर और लो प्रेशर में जितना डिफरेंस ज़्यादा उतनी स्पीड भी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। देन विंड शेयर नाम से एक पैटर्न होता है, अगर विंड शेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो देखो विंड शेयर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर साइक्लोन आपको इंटेंसिफाइड देखना है या साइक्लोन फॉर्मेशन देखना है तो विंड शेयर नहीं होना चाहिए। अगर विंड शेयर होगा, मतलब विंड शेयर मतलब क्या है कि जहाँ पे थोड़ा कूल विंड्स फ्लो होती है या विंड का एक टर्बुलेंस सा क्रिएट होता है एक पर्टिकुलर हाइट पे, और जहाँ पे मतलब एक लो प्रेशर इंटेंसिफाइड क्रिएट होना चाह रहा है वहाँ पे नहीं होगा। इसलिए 30 डिग्री के बाद थोड़ा वाटर भी कूल हो जाता है, और बेसिकली जो हवा है मतलब विंड है तो वो भी थोड़ी कूल होने लगती है, क्योंकि वहाँ पे वेस्टरलाइज वगैरह होता है, मतलब वेस्टरलाइज जेट स्ट्रीम्स होता है, यू नो दैट 30 डिग्री के आसपास आपको थोड़ा हाइट पे चले जाओ तो आपको जेट स्ट्रीम मिलते हैं, जो कि एक ठंडी हवाएं होती है, और वो ठंडी हवाएं जो होती है वो इस लो प्रेशर को वीक करती है। इसलिए 30 डिग्री के बाद हमें विंड शेयर की वजह से क्या देखने को मिलता है, इन कूल हवाओं की वजह से क्या होता है कि साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाती है, ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनता है 30 डिग्री के बाद। तो विंड शेयर एक रीज़न है जो मैं आपको साउथ अटलांटिक के बारे में बता रहा था या पैसिफिक के बारे में, तो वो भी एक रीज़न यहाँ पे रहेगा। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए, यस बिल्कुल, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर सी सरफेस ऑब्वियसली मॉइस्चर उतना ज़्यादा क्रिएट होगा। मॉइस्चर मतलब वही है कि हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उतना लैटेंट हीट उसकी बढ़ जाती है, मतलब उसकी जो हीट ग्रैप करने की क्षमता बढ़ जाती है जब उसमें ह्यूमिडिटी होगी। तो देन आफ्टर दैट क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बन जाते हैं, वो तो हमने देखा कि जैसे हवाएं ऊपर जाएगी असेंड होगी तो वैसे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे। उसके बाद एक साइक्लोन के बीच में आय बनता है, नॉट नेसेसरी। अभी हमने एक यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखा कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डेवलप आय इन द एवरी साइक्लोन। जैसे अभी मैं आपको फिर से एक बार शो कर देता हूँ कि जो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, द ओनली सम साइक्लोन डेवलप एन आई, यस डेफिनेटली, मतलब नेसेसरी नहीं सब में क्रिएट हो, बट जिसमें होगा वो साइक्लोन डेंजरस हो सकता है, मतलब वो साइक्लोन की तीव्रता जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वो उतना ब्रॉड है, इसलिए इसके बीच में एक स्पेस बन चुका है। गेटिंग माय पॉइंट। तो जितना आय बड़ा होगा दैट शोज, दैट इज द इंडिकेटर कि हाँ ये भी साइक्लोन उतना बड़ा है। उसके बाद आई वॉल हमें पढ़ने की, जहाँ पे भी इंटेंसिफाइड लो प्रेशर होता है डेफिनेटली, और जहाँ से हवा ऊपर जाती है वो वॉल सेक्शन होता है, और जहाँ पे एक्चुअल डिजास्टर कॉज करने की क्षमता होती है वो होता है वॉल। जितना ये काम है उतना ये हजार्डस है, समझ में आ रहा है। तो जितना आय शांत होता है, क्योंकि वहाँ पे क्लियर स्काई वगैरह होता है, थोड़ा सा गैप सा क्रिएट हो जाता है, राइट, तो वो हम आगे देखेंगे, बट उतना ही आई वॉल डेंजरस होता है। देन स्पाइरल बैंड्स हमने देखा, सर्कुलर मोशन क्रिएट हो रहा है, वो भी एक होगा। एंड पाथ ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, पैराबोलिक पाथ वगैरह कैसे होता है, मतलब वेस्ट की तरफ क्यों जा रहा है, या कभी कभी इसके पैटर्न कैसे चेंज होते हैं, तो ये सारी कंडीशंस हम देखेंगे। तो टोटल 11 ऐसे पॉइंट्स है, पाथ ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, स्पाइरल बैंड्स, आय क्रिएट होना, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्रिएट होना, ह्यूमिडिटी फैक्टर होगा, विंड शेयर होगा, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट कैसे होगा, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना ज़्यादा
कौन से फैक्टर क्रिएट हो गए, राइट। देन सी सरफेस टेम्परेचर कितना चाहिए, देन कोरियलिस फोर्स क्या होता है ना, वो क्यों ज़रूरी है इस केस में, क्योंकि वो स्पाइरलिंग क्रिएट करेगा, है ना। पहले से ही लो प्रेशर होगा ज़्यादा, या पहले से ही उसका सी का टेम्परेचर ज़्यादा है, ओशन का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, सो दैट वी विल कवर ओवर हियर। ओके, तो फॉर अपर डाइवर्जेंस इज ऑल्सो देयर। तो ये सारी कंडीशंस देख लो, एंड अगेन इसमें से अभी कुछ पॉइंट को हम पिक कर लेते हैं कि जैसे कोरियलिस फोर्स की वजह से क्या होता है। तो कोरियलिस फोर्स मतलब अर्थ के रोटेशन की वजह से जो डिफ्लेक्शन होता है, एज यू नो दैट कि जो डिफ्लेक्शन ऑफ कोरियलिस फोर्स है तो वो कैसा होगा कि कोरियलिस फोर्स की वजह से हम देख रहे हैं अर्थ रोटेट करती है, राइट। तो अर्थ रोटेशन की वजह से जो फोर्स क्रिएट होता है एक प्रकार से, उसको हम कोरियलिस बल कहते हैं। और इस वजह से हवा का कुछ डिफ्लेक्शन होता है, हवा में कुछ बदलाव आता है, कि जैसे नदर्न हेमिस्फीयर में आप देखोगे तो वो राइट की तरफ, कोई भी हवा अगर समझ लो यहाँ से निकल के जा रही है, राइट, तो वो राइट की तरफ शिफ्ट होती है, राइट, मतलब राइट की तरफ डिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि अर्थ रोटेट करिए, आप इस पिक्चर को देख सकते हो। तो खुद के राइट की तरफ, चाहे इधर हो या देखो इस नीचे जा रहे तो उसके खुद का राइट, तो बेसिकली राइट की तरफ शिफ्ट होता है, मतलब जो भी विंड से वो डिफ्लेक्ट होती है राइट की तरफ। एंड अगर सदर्न हेमिस्फीयर में होगी तो वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है, राइट, खुद के लेफ्ट की तरफ, बिकॉज अर्थ का जो रोटेशन है उसमें वो, अगर मैं कुछ चीज़ ऊपर भी फेंकता हूँ तो वो हल्का सा डिफ्लेक्ट हो जाती है ना, टूवर्ड पीछे की तरफ, मतलब समझ लो मैं यहाँ से कुछ चीज़ को उछाल रहा हूँ तो वो थोड़ा वेस्ट की तरफ चले जाएगी, राइट। सो दैट्स वाई अगर देखोगे तो उसका डायरेक्शन देखोगे तो वो खुद के राइट को डिफ्लेक्ट हो रही है नदर्न हेमिस्फीयर में, एंड खुद के लेफ्ट को डिफ्लेक्ट हो रही है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इस वजह से क्या होता है ना कि एक तो सर्कुलर मोशन तो क्रिएट हो ही रहा है, बट सेकंड ये है कि इसमें साइक्लोनिक जो भी दोनों भी मतलब जगह पे साइक्लोन क्रिएट हो गए, चाहे नॉर्थ या साउथ हेमिस्फीयर हो, तो जो सर्कुलेशन होता है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऐसा कुछ क्रिएट होगा। मतलब यहाँ पे जो हाई प्रेशर से विंड कॉन्सेंट्रिक हो रही है नदर्न हेमिस्फीयर में, वो कुछ एंटी क्लॉकवाइज तरीके से कॉन्सेंट्रेशन होगा, राइट। आप लगा तो ये एक एग्जाम्पल देख लो, रियल एग्जाम्पल, हरिकेन कटरीना आया था 2005 में अटलांटिक कैरिबियन रीजन में, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर है, तो वहाँ पे नॉर्थ हेमिस्फीयर में कैसा दिख रहा है आपको, सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखें नॉर्थ हेमिस्फीयर में कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंड साउथ हेमिस्फीयर, डेब्बी वाला एग्जांपल देखो, या रिसेंटली एक फ्रेडी नाम से आया था जो न्यूजीलैंड को हिट हुआ था, राइट, सॉरी नॉट फ्रेडी, गैब्रियल नाम से जो आया था वो। तो गैब्रियल अगर आप देखोगे तो उसका भी सर्कुलेशन इसी प्रकार से दिखेगा, है ना, आपको क्लॉकवाइज प्रकार से ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जब हाई प्रेशर के विंड्स आती है तो वो इस प्रकार से कुछ इनका, है ना, स्पाइरलिंग होगा। तो ये क्यों होता है, इतना अगर पूछ ले तो सिंपली एक ही चीज याद रखो, कोरियोलिस इफेक्ट से। दिस हैपन बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस इफेक्ट। ओके, तो बस इतना याद रखें कि नदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन जो है अपने इटसेल्फ एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, एंड यहाँ पे क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। इक्वेटर पे क्यों नहीं बनता है, क्योंकि देखो इक्वेटर पे 0 डिग्री इक्वेटर पे कोरियोलिस इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि उतना डिफ्लेक्शन कॉज नहीं हो पाता इक्वेटर पे। और जैसे आप इक्वेटर से बाहर निकलोगे तो कोरियोलिस फोर्स बढ़ते जाता है पोल्स की तरफ। बट एनीवेज यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स अच्छा मिल जाता है इस रीजन में अराउंड 5 डिग्री के बाद, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द साइक्लोन ये 5 डिग्री टू अराउंड 20 डिग्री के बीच में ही ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हुए हमें दिखेंगे, चाहे नॉर्थ हेमिस्फीयर हो या साउथ हेमिस्फीयर, तो 5 टू लगभग 20। तो याद रखें कि इक्वेटर के पास क्यों साइक्लोन नहीं क्रिएट हो रहा है, सो बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, दैट्स व्हाई अबाउट 65% जो वर्ल्ड के साइक्लोन्स है वो 10 टू 20 डिग्री में ही क्रिएट होते हैं, मतलब नॉट एट इक्वेटर, अंडरस्टूड। उसके बाद हमने देखा विंड शेयर क्या होता है, साइक्लोन डेवलप व्हेन द विंड इज यूनिफॉर्म, तो विंड थोड़ी सी यूनिफॉर्म चाहिए, और विंड शेयर की वजह से क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन विंड स्पीड एट डिफरेंट हाइट क्रिएट हो जाता है, बिकॉज वीक वर्टिकल विंड शेयर साइक्लोन फॉर्मेशन प्रोसेस आर लिमिटेड टू लैटिट्यूड और इक्वेटर, मतलब जो 10 डिग्री टू 30 मैं बोल रहा हूँ। बट जैसे आप 30 डिग्री के आसपास जाओगे तो आपको जेट स्ट्रीम्स मिलेंगे ज़्यादा हीट पे, और वहाँ पे ठंडी हवाएं होती है, एंड देयर इज द विंड शेयर मतलब शेयर मतलब क्या है कि वाइब्रेशंस हम एक प्रकार से जैसे डिफाइन करते हैं ना, मतलब ज़्यादा विंड ब्लो होना एंड थोड़ी सी ठंडी विंड्स होना हाइट पे जहाँ पे वेस्टर्लाइज होते हैं, एंड इट इनहेबिट्स द कन्वेक्टिव साइकिल फॉर्मेशन, मतलब वो कन्वेक्शन साइकिल को वहाँ पे प्रॉपर कंप्लीशन मोड में नहीं लेके आती, मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं, राइट। एनीवेज उसके बाद हमने आय देखा, तो आय में टेम्परेचर ज़्यादा होता है क्या, देखो आय में टेम्परेचर डेफिनेटली ज़्यादा होगा, 10 डिग्री का थोड़ा सा वार्मिंग फर्क पड़ता है, जो कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये कम होता है क्या, नो,
ऑब्वियसली जितना आप सेंटर की तरफ जाओगे तो उतना टेम्परेचर ज़्यादा ही होगा, टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा, 10 डिग्री के आसपास आपको मिल सकता है। बट एक पर्टिकुलर हाइट पे, मतलब वो डिपेंड करता है कि हाइट क्या है। मोर देन अल्टीट्यूड अगर देखा जाए तो 12 किलोमीटर के आसपास अगर देखो तो बाद में, बट यूजुअली देखा जाए तो 2-3 डिग्री सेल्सियस का भी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो एग्जैक्ट डेटा की ज़रूरत नहीं, बट हाँ वॉट एवर जो होता है वो इंक्रीज होता है। इसलिए यूपीएससी ने में भी जनरलिस्टिक वे से पूछा था कि बढ़ता है कि कम होता है, दैट इज इंक्रीज। ओके, एंड आफ्टर दैट डायमीटर अगर देखोगे आई का, तो एक तो नेसेसरी नहीं सभी साइक्लोन में फॉर्म हो, बट जो भी साइक्लोन में आई बन चुका है, आई मतलब क्या है कि बिटवीन लो प्रेशर या बिटवीन वॉल जो जगह होती है तो उसको आई कहते हैं हम, कि जहाँ पे थोड़ा सा काइंड ऑफ डिसेंडिंग विंड्स क्रिएट होते हैं, थोड़ा हल्का सा हाई प्रेशर क्रिएट होता है और क्लियर स्काई रीजन होता है। मतलब वहाँ पे आपको समझेगा भी नहीं अगर आप बीच में खड़े हो तो कि साइक्लोन आ चुका है। हाँ, वॉल के पास इंटेंसिफाइड विंड्स होता है। तो ये जो बीच वाला पार्ट है बिटवीन वॉल देयर इज अ आई, एंड उसका डायमीटर, उसका ब्रॉडनेस कितना हो सकता है, तो अराउंड एक तो 0 भी हो सकता है, या नॉर्मल कंडीशन में देखिए तो 8 to 20 200 तक भी ये जा सकता है, बट एवरेज ऑन एन एवरेज 30 to 60 दिखा गया है, मतलब सबका एवरेज अगर देखें तो। बट एनीवेज यहाँ पे कौन सा फोर्स होता है आई के पास, तो वो अगर हम देखेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि इसके सराउंड पूरी एयर स्पाइरली बाइंड हो रही है। तो यूपीएससी का आंसर लाइक दिस कि कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड दैट्स वाई सेंटर में तो कुछ फील नहीं होता है, बट जो भी आसपास वाला पार्ट रोटेट हो रहा है तो वो इंटेंसिफाइड होगा, है ना। तो इसलिए आई के पास कामनेस होगा, बट वॉल के पास मोस्ट वायलेंट होगा, इतना याद रखें। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को याद रखें, जो यस इस आई के पास होगा या ओवरऑल लो प्रेशर के पास। देन द पाथ ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, अभी हमने देखा कि सभी साइक्लोन क्यों वेस्ट की तरफ जाते हैं, इसलिए तो हम बोलते हैं ना इंडिया का भी ईस्ट कोस्ट ज़्यादा वल्नरेबल है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक एंड केरला। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अरेबियन सी में अगर साइक्लोन क्रिएट हो तो मोस्ट ऑफ द साइक्लोन यमन, ओमान, ईरान, है ना, इस रीजन की तरफ चले जाएगी, या ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान। बट अगर मैं कहूँ बे ऑफ बंगाल में क्रिएट होता है तो वो आंध्र, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल को ही ज़्यादा हिट हो गया अगर वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो। जैसे ये वाला रीजन ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है, ये वाला है। उसी प्रकार से इंडिया की ईस्ट को ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, क्योंकि साइक्लोन वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं वेस्ट की तरफ? बिकॉज द इफेक्ट ऑफ द ट्रेड विंड। आप जानते हो इस रीजन में कौन से विंड्स होते हैं? यस, दैट इज ईस्टर लाइट्स, है ना। ट्रेड विंड्स होता है, ट्रेड विंड्स ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होते हैं, तो ईस्ट टू वेस्ट जो ट्रेड विंड्स फ्लो होते हैं तो इनके डायरेक्शन को मॉडिफाई करता है। जो भी साइक्लोन यहाँ क्रिएट होता है वो उसको हल्का सा वेस्ट की तरफ पुश करता है। ओके, तो इसमें यस नेसेसरी नहीं कि हमेशा वो फॉलो करे, बट मोस्ट ऑफ द साइक्लोन के पाथ इसी तरीके से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा साइक्लोन स्ट्रॉन्ग है तो वो थोड़ा सा अलग पाथ फॉलो करेगा। बट एनीवेज हमने इतना तो देखा है कि सभी साइक्लोन यूजुअली इस प्रकार के दिख रहे हैं, वेस्ट की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। अगर यूपीएससी ये पूछे तो क्यों ऐसा है, तो बिकॉज ऑफ ट्रेड विंड, बिकॉज ऑफ ईस्टर लाइट्स, सिंपल, बिकॉज ऑफ ईस्टर लाइट्स, गॉट इट। देन आफ्टर दैट कुछ साइक्लोन 30 डिग्री के बाद थोड़ा राइट को टर्न करते हुए दिख रहा है इन नदर हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। जैसे हमने देखा कि यहाँ जाने के बाद, ओके, तो यहाँ पे ईस्टवर्ड थोड़ा सा 30 डिग्री के बाद अगर आप देखोगे तो वेस्टर्लाइज आ जाती है। जैसे हम देखते हैं कि 30 डिग्री के बाद आप देख लो यहाँ पे, तो यहाँ से अगर मैं कहूँ इस साइक्लोन को डिफ्लेक्ट यहाँ तक हो रहा है, बट जैसे मैं ये 30 डिग्री क्रॉस कर रहा हूँ तो अब कौन से विंड का इफेक्ट है यहाँ पे? वेस्टर्लाइज, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट विंड ब्लो हो रहा है, राइट। तो इसलिए अब यहाँ पे अगर इनकेस कोई साइक्लोन आ जाता है तो उसका हल्का सा पाथ इधर राइट को टर्न हो जाएगा। एंड सदर्न हेमिस्फीयर में जाओगे तो देखो ये वेस्ट तक जा रहा था, बट एनीवेज इधर तक आ गया वो अगर इनकेस, तो उसके बाद वो हल्का सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। मतलब एक चीज़ आपको समझनी है कि जहाँ पे ट्रेड विंड का इफेक्ट है वहाँ पे साइक्लोन ईस्ट टू वेस्ट जाते हुए दिखेगा, और जहाँ पे यस थोड़ा सा वो सब ट्रॉपिकल रीजन या टेम्परेट रीजन में चला जाए तो वो वेस्टर्लाइज के अंडर आ जाएगा, मतलब एंटी ट्रेड विंड या वेस्टर्लाइज के इफेक्ट के अंडर आएगा, और यहाँ पे ट्रेड विंड ईस्टरलाइज के इफेक्ट के अंडर आ सकता है। गॉट इट एवरीवन? सो दैट इज द पॉइंट। एनीवेज, तो आई होप सबको यहाँ तक क्लियर है कि पाथ कैसे चेंज होते जाते हैं साइक्लोन के। एंड यूजुअली क्या होता है कि 20-30 डिग्री के बाद अगर आप देखोगे तो ये थोड़ी एनर्जी भी उनकी लूज़ होने लगती है, क्योंकि पानी भी तो थोड़ा यहाँ पे कूल होने लगेगा अभी जैसे आप ऊपर जाओगे तो इसलिए वो थोड़ा इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो जो भी इंटेंसिटी ज़्यादा है वो अराउंड 20 के आसपास ही है, 20
30 के आसपास ही है, राइट। अगर ये 30 से ऊपर भी जा रहा है तो उसकी इंटेंसिटी अपने आप कम हो जाएगी। बट हाँ, अगर एक आधा साइक्लोन 6 to 7 डिग्री पे क्रिएट हो रहा है एंड वो 20 तक ट्रैवल कर रहा है, दैट मीन्स वो जितना टाइम सी पे रहेगा, ओशन पे रहेगा, उतनी उसकी इंटेंसिटी बढ़ते जाएगी। तो लॉन्गर द टाइम द साइक्लोन स्पेंड ऑन सी और ओशन और वाटर बॉडी वॉट एवर, उतना उसका इंटेंसिफिकेशन यस डेफिनेटली ज़्यादा होगा। गॉट इट एवरीवन? सो अब और एक चीज़ की जिसमें हम ये देखते हैं बहुत बार कि वाई बे ऑफ बंगाल इज हैविंग मोर साइक्लोन एज कंपेयर्ड विद द अरेबियन सी, मतलब क्यों ऐसा होता है? तो देखो, इसमें 2 रीजंस हैं। आप ही सोचो और कमेंट में हो सके तो बताओ कैसा क्यों होगा, शायद इस पिक्चर से कुछ समझ में आ जाए। तो 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी कि साइक्लोन क्यों क्रिएट होता है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सी, है ना। अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया तो लो प्रेशर इंटेंसिफाइड होगा, देन क्रिएट होगा। और दूसरा एक सेकेंडरी फैक्टर है जो थोड़ा आपको इंटर रिलेट करना होगा, दैट इज सैलिनिटी। तो 2 फैक्टर्स हैं। जैसे आप देखो तो बे ऑफ बंगाल ऑलरेडी थोड़ा वार्म है एज कंपेयर टू अरेबियन सी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, एक तो यहां पे फ्रेश वाटर इन्फ्लुएंस ज्यादा है, मतलब गंगा आके मिल रही है, ब्रह्मपुत्र आके मिल रही है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, राइट। बड़ी बड़ी रिवर्स, लगभग इंडिया का जो भी रिवर फ्लो है तो अराउंड 65 to 70% जो रिवर फ्लो है तो वो मर्ज होता है बे ऑफ बंगाल में। तो फ्रेश वाटर कहाँ जाके मिल रहा है? इस बे ऑफ बंगाल में ज़्यादातर, जिससे वो यहाँ का टेम्परेचर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रेगुलेट हो रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, सैलिनिटी भी अफेक्ट होगी ना, क्योंकि जितना फ्रेश वाटर मिलेगा उतनी सैलिनिटी भी आपकी कम होगी। तो जितनी कम सैलिनिटी उतना पानी ज़्यादा हीट होगा, क्योंकि डेंसिटी भी उसकी कम हो जाएगी और लेस डेंसर वाटर इजीली या ज़्यादा फास्टली वार्म होगा। वही अरेबियन सी देखो तो यहाँ पे एक तो इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्फ्लिक्स ऑफ जो कूल वाटर या रिवर वाटर है वो कम है, सैलिनिटी ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा सैलिनिटी उतना वो हीट होने में टाइम लेता है। Got it? Higher the salinity, yes, it will take more time to heat up that water. So that's why अरेबियन सी का अगर टेम्परेचर ऑन एन एवरेज टेम्परेचर देखो तो समझ लो 23 के आसपास है, 25 के आसपास है। बट इसका नॉर्मल ही बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर 27 28 के आसपास है। समझ में आ रहा है? तो जो नॉर्मली अवेलेबल है, बस थोड़ा भी स्पाइक हो जाए तो इजीली यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, बहुत सारी हवाएं उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है एंड देन यस यहाँ पे साइक्लोन क्रिएट हो जाता है। सो दैट्स वाई 2 चीज़ें याद रखनी है कि नॉर्मल टेम्परेचर या फ्रेश वाटर है ना, तो फ्रेश वाटर बहुत ज़्यादा जा रहा है बे ऑफ बंगाल की तरफ, एंड सेकंड सैलिनिटी, तो ये इसलिए नेचुरल एक फीचर यहाँ पे आप देख सकते हो। तो लो सैलिनिटी है बे ऑफ बंगाल की, दैट्स वाई। बट आज की डेट में अगर देखोगे तो यहाँ पे भी साइक्लोन बढ़ते जा रहे हैं अरेबियन सी की तरफ, वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से हम रिलेट करेंगे बाद में, बट अभी के लिए तो फिलहाल इतना याद रखो कि देख सकते हो आप काफ़ी सारी रिवरें है ना। तो यहाँ पे सुबर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरनी, सारी बड़ी रिवर, गोदावरी होगा, कृष्णा, कावेरी, है ना। सो काफ़ी बड़ी रिवर जाके इस रीजन को मिलती है, तो इसलिए सैलिनिटी लेस है एंड थोड़ा टेम्परेचर भी देखा जाए तो लेस टेम्परेचर होगा। बट यहाँ पे कम रिवर मिलती है तो लेस बेसिकली मतलब अगर रिवर देखी जाए तो कम मिलती है, तो इसलिए यहाँ पे सैलिनिटी वगैरह देखोगे तो ज़्यादा मिलेगी एंड उतना ज़्यादा टाइम लगेगा हीट होने में। जैसे मैंने कहा कि अभी आज के डेट में, अब ये तो चलो फैक्टर है, बट तभी भी अरेबियन सी में ज़्यादा साइक्लोन्स क्यों क्रिएट हो रहा है, राइट। तो उसका कुछ रिसेंटली डेटाज आपके पास अवेलेबल है, तो वो आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि 1990s में देखा जाए अप टू 1990s तो बहुत ही कम साइक्लोन यहाँ पे हिट होते थे, ओके। एंड 2021 के स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली आप देखो तो साइक्लोन के नंबर्स देखे जाए लास्ट 10 ईयर्स में वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, नियरली ट्रिपल्ड एक्यूमुलेटेड साइक्लोन एनर्जी रिफ्लेक्टिंग द एक्सटेंट वार्मिंग इन द रिसेंट ईयर्स। यू कैन सी दिस कि क्लाइमेट चेंज तो डेफिनेटली हो चुका है। अरेबियन सी का वाटर कुछ लास्ट 50 सालों से अगर हम कंपेयर करें, 100 सालों से कंपेयर करें तो 1.2 to 1.4 से बढ़ चुका है, जो कि एवरेज है तो ज़्यादा ही है, मतलब टेम्परेचर। देन पॉजिटिव IOD फैक्टर बढ़ चुका है, इट ब्रिंग्स वार्मर दैन द एवरेज सी सर्विस, मतलब जिस वजह से लो प्रेशर इंटेंसिफाइड हो जाता है ओवर द इंडियन ओशन, जो कि पॉजिटिव IOD मानसून के लिए अच्छा माना जाता है। बट इससे टेम्परेचर या लो प्रेशर बढ़ने से फिर प्रॉब्लम क्या होगा, यस पॉसिबिलिटी कि वो साइक्लोन भी बढ़ा देगा, अंडरस्टूड। उसके बाद ऑनसेट ऑफ विंटर मानसून इज डिलेड, मतलब
विंटर मानसून कहीं ना कहीं डिले हो चुका है, लीडिंग टू मोर एक्सटेंड स्टॉर्म्स सीजन, इंटेंसिफाइड एक्सट्रीम साइक्लोन्स। ओके, तो ऑनसेट ऑफ विंटर मानसून इज डिलेड एंड दैट्स वाई कहीं ना कहीं वार्मिंग जो है वो और भी ज़्यादा दिखी गई है, मतलब रेगुलेटिंग फैक्टर थोड़े कम हो रहे हैं। एरोसोल बढ़ते जा रहे हैं, मतलब जितना हवा में पोल्यूशन बढ़ेगा, एरोसोल्स बढ़ेंगे, पार्टिकुलेट मैटर बढ़ेंगे, इवन वी कैन से मीथेन, CO2, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ेंगे, तो उतना टेम्परेचर ऑब्वियसली ज़्यादा होते जाएगा इस रीजन में। तो सिंस 2019 इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड 5 साइक्लोन्स इन, मतलब देखा जाए तो ये तो ऐसा साल था 2019 की जब बे ऑफ बंगाल से भी ज़्यादा अरेबियन सी में दिखे गए थे। तो ये भी पैटर्न अभी आजकल देखने को मिल रहा है। तो ऑल यू कैन मेंशन अबाउट द क्लाइमेट चेंज। ओके, मतलब क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको बताना पड़ेगा। आई होप सबको समझ में आया कि मेन कंडीशंस क्या है, हो क्या रहा है यहाँ पे, है ना, मतलब साइक्लोन क्यों क्रिएट हो रहे। तो इन कंडीशंस को ज़रूर आप लिख लो फास्ट। एक तो सबसे पहले लार्ज सी सरफेस चाहिए, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस प्लस, कोरियलिस फोर्स चाहिए कि जिससे ये स्पायरलिंग होगा, प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर या टेम्परेचर थोड़ा वार्म होना ज़रूरी है सी का, जैसे बे ऑफ बंगाल में हमने एग्जांपल देखा। अपर जैसे एक तो कन्वर्जेंस होना चाहिए एट लो प्रेशर एंड उसके बाद हवाएं ऊपर जानी चाहिए, राइट। और मॉइस्चर जितना ज़्यादा जाएगा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ह्यूमिडिटी, ऐसा भी लिख लो, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ह्यूमिडिटी, लो प्रेशर, स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर ओवर द सी या ओशन एंड असेंडिंग ऑफ द विंड एंड अपर डाइवर्जेंस, है ना। तो ऊपर जाके डाइवर्ज होनी चाहिए, बिकॉज तब जाके फिर वहाँ पे रेनफॉल या क्लाउड्स क्रिएट हो गए, क्यूमुलोनिम्बस जैसे क्लाउड्स वगैरह क्रिएट हो गया, और उसके बाद हेवी रेनफॉल एंड स्ट्रेंथन वॉल वगैरह क्रिएट होगी। देन आफ्टर दैट टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एयर मासेस, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस होना ज़रूरी, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर उतना डिफरेंस ज़्यादा बनेगा। यहाँ पे 800 के आसपास हम मिलीबार देख सकते हैं, 800 850 तक देख सकते हैं। जितना कम प्रेशर होगा 850, है ना, लाइक दिस। इन जनरल कंडीशन 1000 होता है फॉर एग्जांपल, तो अगर वो 850 टू 950 भी है तो भी देख सकते हैं हम कि डिफरेंस बन रहा है ना, 50-100 का भी डिफरेंस बहुत होता है हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर में, जिससे ज़्यादा तेज़ हवाएं चलेगी। विंड शेयर होना चाहिए क्या, अगर साइक्लोन चाहिए आपको, मतलब बेसिकली कंडीशन में, तो विंड शेयर मस्ट नॉट बी देयर। ह्यूमिडिटी फैक्टर अगर देखोगे तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ह्यूमिडिटी, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, ये सारी चीज़ें लगेंगी हमें। उसके बाद आई फॉर्म होगा, नॉट नेसेसरी होना ही चाहिए बट अगर हो सकता है यहाँ पे, बट जहाँ पे भी आई होगा वो काम रीजन होता है। और उसके बाद बियॉन्ड आई, यस देयर इज अ एक्सट्रीम टेम्परेचर, मतलब वॉल के पास बियॉन्ड आई देयर इज अ एक्सट्रीम टेम्परेचर, मतलब एक्चुअल डिजास्टर वही कॉज करता है। और यही जब आए लैंड की तरफ हिट होता है, जैसे हमने देखा अभी, है ना, कि लैंडफॉल हुआ इस कच्छ के पास, तो मतलब क्या हुआ, व्हेन दिस आई ऑफ द साइक्लोन हिट्स फर्स्ट पार्ट, कौन से भी लैंड के फर्स्ट पार्ट को जब हिट करता है, तो दैट रीजन को हम कहते हैं लैंडफॉल। ओके, दैट इज नोन एज लैंडफॉल। देन स्पाइरल बैंड पाथ ऑफ द साइक्लोन, है ना, ये सारी चीज़ें हमने देखी। कोरियलिस फोर्स देखा कि जिससे कैसे डिफ्लेक्शन होता है, विंड शेयर आई पार्ट हमने देखा जहाँ पे क्या होता है, और डिफरेंट कैसे फ्लोज होते हैं वो हमने देखे। एनीवेज, बाकी अभी आप देख सकते हो कि इंडिया का सबसे वल्नरेबल तो यही पार्ट है सबसे ज़्यादा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइक्लोन ना वेस्ट की तरफ जाता है, क्योंकि ट्रेड विंड की इफेक्ट की वजह से वो वेस्ट को डिफ्लेक्ट होते हैं और यहाँ पे ज़्यादा हीट होता है। तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल ज़्यादातर प्रोन है इसको लेके। एक आध दूसरा होता है, जैसे हमने देखा निसर्ग होगा, टॉकटेई होगा, राइट, या अभी का बिपारजॉय होगा। तो ये 3 एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, हाँ ये मतलब अभी देखे जा रहे हैं इस प्रकार के जो यहाँ पे हिट हो रहे हैं। बट एनीवेज अदरवाइज अगर देखा जाए नंबर ऑफ द साइक्लोन यहाँ पे ही हमें ज़्यादा दिखेंगे, है ना, तो वो ध्यान में रखना है। और इसके प्रिपेयर्डनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो प्रिपेयर्डनेस में अगर हम देखें साइक्लोन को कैसे प्रिपेयर करें, मिटिगेट कैसे करें, तो एक तो हमें देखो फ्लड मैनेजमेंट करना होगा कोस्टल रीजन्स में, वेजिटेशन कवर बढ़ाना पड़ेगा मैंग्रोव वगैरह प्लांटेशन करके, जिसमें लेवीज होगा, डिफरेंट अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक करना पड़ेगा, राइट। या एक बहुत अच्छा ग्रास रूट लेवल एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि पूरे एशिया में यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है उड़ीसा के कुछ 2 विलेजेस को, कि उनका नाम है नौलिया सही एंड वेंकट रायपुर, है ना। तो ये ग्रास रूट वाले भी आपको एग्जाम्पल, जितने केस स्टडीज दोगे उतने अच्छे मार्क्स बनते हैं यूपीएससी में। और इवन इट इज़ रिकॉग्नाइज बाय यूनेस्को एंड यूनेस्को ने उनको अवार्ड भी दिया कि वो सुनामी रेडी हो चुके हैं, मतलब सुनामी से प्रिपेयर्डनेस, कोस्टल मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा उन्होंने शो किया। भले ही ये सुनामी रिलेटेड है, बट इसी प्रकार के रोल मॉडल्स हम ले सकते हैं कुछ स्मॉल विलेज की, जो वेट नहीं करते सेंटर एंड स्टेट के स्टेप्स के लिए या फंड्स के लिए। उन्होंने खुद अपना एक मॉडल बनाया विच इज़ रिकॉग्नाइज बाय यूनेस्को, राइट। इसलिए हमें कोस्टल मैनेजमेंट अच्छा करना होगा, मैंग्रोव प्लांटेशन करना होगा, क्योंकि मैंग्रोव कहीं ना कहीं साइक्लोन की जो तीव्रता है उसको कम करता है, कोस्टल इरोजन को कम करता है। इससे रिलेटेड
हमारी कुछ स्कीम भी है, मिष्टी नाम से एक प्रोग्राम आता है, मैंग्रो इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, जिसमें लाइवलीहुड के लिए भी देखा जाएगा बट ओवरऑल कोस्टल मैनेजमेंट भी होगा, जिससे जो इम्पैक्ट ऑफ द साइक्लोन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, स्पीड ब्रेकर जैसा ही काम करेगा। ओके, उसके बाद अगर हम देखें तो हजार्ड मैपिंग, लैंड यूज प्लानिंग होगा, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स हो गए वो क्रिएट कर सकता है, जैसे डिफरेंट लेवीज क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कुछ वॉल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हल्का सा क्रिएट कर सकते हैं, हिल काइंड ऑफ आर्टिफिशियल हिल्स कुछ बना सकते हैं, वहाँ पे प्लांटेशन कर सकता है, इससे थोड़ी तीव्रता कम होगी, है ना। अवेयरनेस प्रोग्राम जो लोगों में रन कर सकते हैं कि हाउ टू बिहेव इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे अभी हमने देखा पाकिस्तान उतना रेडी नहीं था जितना अभी इंडिया रेडी है बिपारजॉय के लिए, तो वहाँ पे काफ़ी नुकसान देखा जा रहा था, कुछ वीडियोज़ में ये देखा भी गया था। तो इस प्रकार से साइक्लोन से लड़ना है तो हमें एक हमारी अर्ली वार्निंग सिस्टम अच्छी चाहिए, आईएमडी के डेटास प्रॉपर चाहिए, राइट। और क्या होना चाहिए डेफिनेटली कि इसके रिलेटेड फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी फेलियर वगैरह होता है तो फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए, वो हमें रेडी चाहिए, राइट। बहुत सारे ट्री कोलैप्स हो सकते हैं तो वो अगेन रिस्टोरेशन ऑफ द लॉस्ट कम्युनिकेशन जो होता है, मतलब जो रोडवेज बंद हो चुका है ना, रास्ते बंद हो चुका है, तो वो सारा रिस्टोर करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली शेल्टर कैंप्स हमें देने पड़ेंगे लोगों को जो अफेक्ट हो चुके हैं यहाँ पे, जिनको नुकसान हुआ है, तो गवर्नमेंट डिफरेंट रिलीफ फंड भी दे सकते हैं उनको जो भी नुकसान हुआ है उसके रिलेटेड, राइट। तो ये सारी स्टेप्स आप थोड़ा सा रिकॉल करो, 7 से 8 पॉइंट हम लिख सकते हैं, ओके। क्योंकि इस साइक्लोन को रोका तो नहीं जा सकता है बट हाँ इससे लड़ने की क्षमता हम बढ़ा सकते हैं, ओके। दैट व्हाट वी कैन इंक्रीज दैट इज अवर रेजिलियंस, या इससे लड़ने की क्षमता, कोपिंग कैपेसिटी हम डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, राइट। हम प्रिपेयर रह सकते हैं, लोगों को रेस्क्यू करा सकते हैं, जैसे अभी एनडीआरएफ ने, यस, इस बिपारजॉय के लिए एनडीआरएफ ने बहुत अच्छा स्टेप लिया और लगभग 95,000 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करा, इस कच्छ के रीजन से, मांडवी रीजन से। तो ये एनडीआरएफ ने काफ़ी अच्छा एफर्ट यहाँ पे डेफिनेटली लिया है, अंडरस्टूड। उसके बाद नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट इंडिया का आता है, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट आता है, इंडिया का कलर कोडिंग रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी देखा, वो भी हम ले सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट आप देखोगे ये रिलीज़ किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर, इवन कोस्टल रेगुलेशन जोन भी हमने इसके रिलेटेड किए हैं। देन नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट भी हमारा एक आता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था, रिसेंटली लॉन्च किया है आईएमडी ने कलर कोडिंग, जिसमें आप देख सकते हो 4 कलर कोडिंग है। ग्रीन मतलब ऑल इज़ वेल, कि सब कुछ ठीक है, मतलब थोड़ा सा बस नॉर्मल अलर्ट होने की ज़रूरत है सबको, जब स्पीड अराउंड 150 के आसपास अगर होगी इनकेस तो। बट जब आप देखोगे 140 150 से ज़्यादा स्पीड जाती है तो येलो बी अवेयर, एंड ऑरेंज मतलब अंबर बी प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है यहाँ पे, जहाँ पे डिज़ास्टर ज़्यादा होने की संभावना है। रेड अलर्ट मतलब डायरेक्टली एक्शन लेना पड़ेगा और यहाँ से लोगों को डायरेक्टली रेस्क्यू करना होगा, राइट। मतलब डिपेंड कि वहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट हो तो ऐसे 4 कलर कोडिंग है, याद रखें, ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। रेड मतलब रेड देख के ही समझ में आता है कि हाँ कुछ तो धोखा है, राइट, तो वो रेड आ जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखें। फिर इस प्रकार से आप देख सकते हो कि जैसे प्रोन है वैसे भी इंडिया कुछ कोस्ट लाइन को ये अगर आपको शो करना है मोस्ट हजार्ड प्रोन या साइक्लोन प्रोन अगर दिखाना तो ज़्यादातर ईस्ट ही दिखाओ, कभी कभार ही यहाँ पे महाराष्ट्र एंड गुजरात में हिट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइक्लोन क्रिएट होने के बाद ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस के अंडर वेस्ट की तरफ मूव हो जाता है। बट जब भी ये सीधा पाथ फॉलो कर रहा है दैट मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, तभी फॉलो होगा। बाकी हमने देखा कि कैसे कैसे डेटाज है क्या नहीं, कितने कैटास्ट्रोपिक हैं, वो सब देख चुके हैं। और कुछ लास्ट रिसेंट डेडलीस्ट अगर देखिए हमारे इंडियन ओशन के पास, तो ग्रेट भोला नाम से एक साइक्लोन था जो लगभग 3 से 5 लाख लोगों की यहाँ पे डेथ हुई थी 1970s में। तो 1970 में जो था वो लास्ट अभी कुछ 50-100 साल में अगर हम देखें तो ये सबसे डेंजरस दिखा गया, मतलब जो सबसे डेडलीस्ट था, ग्रेट भोला नाम से था, 1970 में आया था, बांग्लादेश में हिट हुआ था। उसके बाद कोरिंगा वगैरह कुछ थे, तो ये काफ़ी पुराने एग्जाम्पल है। बट रिसेंट में मुझे लगता है अम्फान, टॉकटेई एक याद रखो, यास एक याद रखो, जो यास एंड अम्फान यहाँ पे हिट हुआ था, राइट। और रिसेंटली अभी हमारे यहाँ पे नहीं बट म्यांमार में जो हिट हुआ था वो मोका एक याद रखो, एंड उसके बाद यहाँ पे जो हिट हुआ है निसर्ग, देन टॉकटेई जो थोड़ा महाराष्ट्र की तरफ हिट हुआ था, एंड अभी बिपारजॉय अगेन रन ऑफ कच्छ की तरफ बिपारजॉय, ओके। तो इन चीज़ों को याद रखें। सो दिस इज़ ऑल जो हमने इस सेशन में कम्प्लीटली देखा है। आई होप इतना क्रिस्टल क्लियर एंड पूरा डिटेल
जो कवरेज है वो आपको सभी को समझ में आया, जिसमें पूरा मैंने आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से बताया था क्या है क्या नहीं, और इसमें प्रीलिम्स की भी काफ़ी सारे पॉइंट इस कवर हो जाते हैं, इंक्लूडिंग ही रहेंगे। ओके, तो आप भी इस प्रोसेस को फॉलो करो, इंट्रोडक्शन, मैकेनिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, वल्नरेबिलिटी, रिसेंट एग्जाम्पल, इम्पैक्ट्स, रिस्पॉन्स, है ना। तो ये सारा एक सीक्वेंस में ही लिखना होगा। एंड रही बात बाकी सेंडाई फ्रेमवर्क वगैरह, तो उसके सेंडाई के 7 पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि जिसमें हम ये लिख सकते हैं कि ये सेंडाई 7 जो एजेंडाज है वो आपको बहुत ज़रूरी पता होने चाहिए, राइट। सेंडाई 7 पॉइंट्स, जिसमें मॉर्टेलिटी वगैरह कम करना एक्सेट्रा। देन कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक दूसरे की मदद करना, कि ये खुद इंडिया की कंसेप्ट है ना, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, so this is all for today. Thank you all of you. I hope everyone understood this holistically.